यस, गुड इवनिंग। चरक संहिता सूत्र स्थान का 7वां अध्याय। एक क्लास अपनी होगी। कल अपन ने कौन कौन से युग पढ़े थे? मूत्र, फिर शुक्र, मूत्रपुरी शुक्र, फिर अपान, फिर वमन, मतलब छर्दी के लिए। आज पढ़ेंगे छठा, शौच या छींक। ये जो शुरू के छह हैं यही 6 प्रकार के चरक के उदावृत्त। और छींक और छर्दी को नहीं मान के केवल शुरू के 4 को भेल ने अपने 4 उदावृत्त माना। क्लियर है? अब ऑप्शन सिंपल है कि आपके सामने ऑप्शन है 5 जो कल पढ़े वो। मैं या तो चिकित्सा की लाइन बोलूंगा या उसके लक्षणों। आंसर करना देखिए। सर्पिश्च औपीड़कम, सर्पिश्च औपीड़कम किसमें? ऑनलाइन वालों आंसर करना जल्दी जल्दी। सर्पिश्च औपीड़कम कौन सा वेग विधान? मूत्र वेग विधान। ठीक है। वर्ती भोजन, वर्ती भोजन किसकी चिकित्सा थी? वर्ती भोजन पान अपान वेग विदारण की चिकित्सा। वर्ती वमन वाले में थोड़ी देंगे, सपोजिट। रक्त मोक्षण किसमें? वमन। विरेचन उसी में। उल्लेखन छर्दन भी उसी में, खाना खिला के। त्रिविध बस्ती मूत्र वेग विदारण। और शुक्र वेग विदारण में कौन सी बस्ती? शुक्र वेग विदारण में कौन सी बस्ती? जैसा तुम जवाब दोगे वैसे ही पढ़ाऊंगा। अगर जवाब सही दोगे इसका मतलब उस तरीके से समझ में आ रहा है जिससे पढ़ रहे हैं, और जवाब नहीं दोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ो। जो जवाब तो देने हैं कौन से? निरुबस्त। चलो, विबंधम मूत्रम एवं च, विबंधम मूत्रम एवं च। विबंधम मूत्रम एवं च कौन सा? शुक्र वेग विदारण। ठीक। मूत्र क्रच, मूत्र क्रच मूत्र क्रच पेनफुल मिक्सचरिश। मूत्र वेग विदारण वही स्फिंक्टर जो है ऊपर से टाइट हो गए तो पेन के साथ यूरिन पास आउट। स्टोन फंस गया तो शुक्र वाला हो गया। आद्यमान, 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 आद्यमान। चेष्टा, प्रज्ञा, जयंती सब बोल रहे हैं पुरुष। आद्यमान पुरुष। वंशण आना किसमें? मूत्र। वर्ती बस्ती, वर्ती बस्ती। वर्ती बस्ती किसमें? पुरुष। वर्ती भोजन आए तो अपान। कुष्ठ विसर्प, कुष्ठ विसर्प किसमें उत्पन्न हो? स्किन डिसऑर्डर। वमन वेग। सोचने देना थोड़ा सा। अवपीड़क घृत में घृत की कौन सी मात्रा?
अवपीड़क घृत में घृत की कौन सी मात्रा यूज लेती है? उत्तम, स्नेह की उत्तम मात्रा। क्लम, 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 क्लम जो लक्षण है वो किस वेग विदारण में? क्या था? अपान में नहीं था, शुक्रिया अपान। देखो दो चीजें थी, ये रहा क्लम, एक तो अपान में मैंने बोला था रेस्टलेसनेस होना, ठीक है, और शुक्र वेग विदारण, यहाँ पे क्लम दिख रहा है क्या? मेड वृषण शूलम, शूलम अंग मर्दो हृदय व्यथा भवेत प्रतिहते बुद्ध। कहाँ है तुम्हें? किसमें? अपान वेग। अच्छा, परमार्थी अन्नपान, परमार्थी अन्न पान कौन से वेग विदारण? परमार्थी अन्नपान किसमें? पुरुष वेग विदारण। और परमार्थी अन्नपान की शारंगर की जो लाइन थी विमर्श में, उसमें अपन कैसे पहचान रहे थे? निज वीर्येण यद्रव स्रोतो वेदो संचयम, याद आई? स्रोतों से दोष को बाहर निकाले अपने वीर्य से, वो परमार्थी है। चलिए, व्यायाम किस वेग विदारण की चिकित्सा? कफ हटाना, वमन वेग, संगो विणमूत्र वात नाम, संगो विणमूत्र वात नाम, विण मूत्र वात तीनों का अवरोध, कौन सा वेग विदारण? संगो विण मूत्र वात नाम, समझाया था ना, तीनों ही चीजों को अपान निकालती है बाहर, तो अपान वेग विदारण। पूरी वेग विदारण में मूत्र थोड़ी बंद हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, शौच या छींक। पहले तुमको इसके बेसिक्स बता देता हूँ कि ये मामला है क्या, छींक कैसे आती है। तुम सबको पता है छींक कैसे आती है? हाँ सर पता है, अच्छी ऐसे आती है। वह ऐसे नहीं, स्नीजिंग जो है उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है देखो। ये कोई व्यक्ति है, इसकी नेजल म्यूकोजा के कांटेक्ट में कोई इरिटेंट आया, तो नेजल म्यूकोजा यहाँ से इरिटेट हुई, और ये जो नर्व सप्लाई है इसकी नेजल म्यूकोजा की, आज मैं तो क्लास हूँ सर अभी तो 8:30। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो इरिटेंट्स है, ये इसके जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो नेजल म्यूकोजा इरिटेशन होगा, और इससे जो ट्राइजेमाइनल नर्व है उससे होते हुए सेंसेशन जाएंगे ब्रेन। अब ये जो ट्राइजेमाइनल सेंसरी न्यूक्लियस है, इसके एक्टिव होते ही मोटर रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा ब्रेन का। किसके पास? एब्डोमेन मसल्स के पास में, लंग्स के पास में, और
थ्रोट की जो मसल्स हैं उनके पास। तो जैसे इरिटेंट आएगा खिंच होना चालू, जो लंग्स और एब्डोमेन की मसल्स है वो फोर्सफुली उसको बाहर निकालने के लिए छींक जो है उसकी क्रियाविधि शुरू करती है। ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ऑर्डर आया। तो बेसिकली जब आपकी बॉडी कोई सेंसेशन लेके ब्रेन तक लेके जाती है, वो न्यूरॉन्स होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और ब्रेन जो ऑर्डर देता है वापस, वो न्यूरॉन होते हैं मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू एब्डोमेन मसल्स, लंग्स और जो अपर रेस्पिरेटरी एरिया उसके पास में एक सिग्नल आ गया कि अब छींक की क्रियाविधि शुरू कर। क्लियर है? कुल मिला के छींक तभी आती है जब कोई गैस्ट्रिक इरिटेंट, मतलब सॉरी, जब कोई एंटीजन या इरिटेंट आपकी नेजल म्यूकोजा के या अपर जो ब्रोंकियल ट्री है उसके कांटेक्ट में आता है। क्लियर है? अब पढ़ते हैं इसके लक्षण। क्या है छींक का मामला? लिखता है, छींक को रोकने से मन्या स्तंभ शिरे शूलम अर्दितम अर्दाव भेद इंद्रियाणाम च दौर्बल्य। देखो भाई, आयुर्वेद मानता है कि नासा ही सिर सो द्वार। सिर का गेट कौन है? नाक। तो नाक ओपनिंग है सिर की आयुर्वेदी में। अब अगर नाक के अंदर कोई इरिटेंट गया और स्नीजिंग की प्रक्रिया होनी, और स्नीजिंग की प्रक्रिया होती तो वो एलर्जन बाहर निकल जाता, नहीं तो वो एलर्जन है वो बाहर नहीं निकला है। तो आपका जो ये फेरिंग्स वाला पार्ट है, जो अंदर का नोस्टाइल वाला पार्ट है, और जो ट्रेकिया का ऊपर वाला पार्ट है, उसमें से सब जगह पर यही कोशिश होगी कि जहां भी वो कांटेक्ट में आए वहां पर मास्ट सेल इकट्ठी होगी, हिस्टामिन सीक्रेट करेगी। और हिस्टामिन यूं समझ लो कि तेजाब है, मारने के लिए काम आता है। तो जब आप अपने ही घर में तेजाब छिड़कोगे किसी को मारने के लिए, तो वो मरेगा तो वो अलग बात है, लेकिन आपका घर भी तो खराब होगा। सेम कहानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की होती है कि हिस्टामिन के सिक्रेशन जहां जहां होंगे उन जगहों पर क्या होगा? पेन, स्वेलिंग, इरिटेशन, म्यूकस सिक्रेशन। तो मन्या स्तंभ सिरे शूलम अर्दितम अर्दाव भेदकम, इनकी जगह पहचान। मन्या स्तंभ मतलब है कि नेक स्टिफनेस होना एक, शिरे शूल सिर का जो पार्ट है वो, अर्दित फेशियल पाल्सी को कहते हैं, अर्दाव भेदक माइग्रेन को। तो सारी ऊर्ध्वांग की चीजें जो है वो हो रही, मतलब ऊर्ध्वांग या ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु बोलते हैं क्लेविकल को, तो क्लेविकल के ऊपर ऊपर की चीजें हो रही सारी। और वो जो इरिटेंट है वो प्रोबेबली क्लेविकल के ऊपर ऊपर वाले ब्रोंकियल ट्री में होगा, और नहीं होगा तो इनिशियली तो वही कांटेक्ट में आया था, तो वहां से अब बाहर नहीं गया है, इसलिए वहां पर स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, स्टिफनेस, वो सारी क्रियाएं होगी जिनके थ्रू शरीर चाहेगा कि इसको मार दिया जाए, लेकिन उसको मारने के चक्कर में बॉडी खुद का भी तो लॉस होगा। तो ये जो सिरासूल, अर्दित, अर्दा, भेदक, मन्या स्तंभ लिखे हुए, ये सारे ही किसके सिम्टम होंगे? ऊर्ध्व जत्रुगत वाले शौतु वेग विदार। और सुनो, इंद्रियाणाम च दौर्बल्य, अधिकतर इंद्रियों का स्थान यही है। जैसे ये आपकी घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय, दृकेंद्रिय, बात समझ पा रहे हैं? तो इंद्रियों का दौर्बल्य होना मतलब इंद्रियों का नुकसान होगा, तो वीक होगी। ये एक शौतु वेग विदारण के लक्षण। एक तो होता है शौतु, ये तो होता है छींक। एक आयुर्वेद में शब्द होता है शौतु या शव्यतु, जो भी है। ये होता है शोथ, मतलब स्वेलिंग। ठीक है, तो पहचान माना चाहिए। चलिए, विमर्श में कुछ कहते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि स्पर्श मर्माणी अनिलस्तु मूर्धनी विष्क पतस्तु शौतु करोति। जब मूर्धा में स्थित मर्म को बाहर की हवा स्पर्श करती, तो हवा के साथ एलर्जन गया, तो उससे छींक की उत्पत्ति होती। ठीक, नेक्स्ट। अब इसके वेग विदारण की चिकित्सा। अभी मैंने आपको क्या बोला? सारा पेन, सारी स्टिफनेस कहाँ हो रही थी? ऊर्ध्व जत्रुगत हो रही थी ना। तो अब जो स्वेदन अभ्यंग होंगे वो सारे कहाँ होंगे? ऊर्ध्व जत्रुगत। ततो ऊर्ध्व जत्रु के अभ्यंग स्वेद। ठीक है, फिर धूमपान भी ऊर्ध्व जत्रुगत काम करेगा, ऊपर वाले एरिया में काम करेगा। नावन, ना सही शीर्ष द्वारा, नाक से इरिटेंट गया, यहीं पे ऑयल डाल रहे हैं नस्य के लिए। फिर लिखा हितम वात घनम माध्यम। अब चूंकि यहाँ दूषित वात अंदर गई है इरिटेंट के साथ,
तो वात नाशक औषधियों का प्रयोग और घृतम च उत्तर भक्ति, एक कंसेप्ट है, थोड़ा सुन लो। ये शरीर है, इसके अंदर अपन अगर वायु के 5 स्थानों की बात करें तो प्राण, उदान, समान, अपान, और जो सब जगह विद्यमान है वो कौन सी? व्यान। पूरी बॉडी में व्यान। अब जो औषध काल अपने बताए गए हैं ना आयुर्वेद, उसमें कहा है कि अगर आपको अपान वायु संबंधित कोई भी बीमारी है तो खाने के पहले दवाई लो। इसका मतलब पहले लेंगे वो अपान तक पहुंचेगा जल्दी। और अगर आपको प्राण उदान से संबंधित बीमारी है तो खाने के बाद। और यहां घृत दवाई का तो काम करेगा। घृतम च उत्तर भक्ति, उत्तर मतलब बाद में, भक्ति का मतलब खाना, तो खाना खाने के बाद में घी का प्रयोग करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात। तो घृतम च उत्तर भक्ति कम चिकित्सा है, इंटरनल स्नेहन कर रहे हैं और उस रेडनेस को, पेन को सब साइड करने के लिए जो हिस्टामिन सिक्रेशन की वजह से हो रही है, वात नाशक औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत अभ्यंग स्वेदन धूम और नस्य का प्रयोग। क्लियर है? चलिए, अच्छा धूम और नस्य दोनों ही नाक से किए जा सकते हैं और नाक से गैस्ट्रिक इरिटेंट अंदर गया। नेक्स्ट देखो उद्गार, सुनो बात को। ऑनलाइन वालों बात समझ में आ रही ना? क्या बाप लोग बात समझ में आ रही है ना? कि ऊर्ध्व जत्रुगत अभ्यंग स्वेदन क्यों किया, धूम नावन क्यों किया, वात नाशक औषध और घृतम च उत्तर भक्ति। नेक्स्ट, अब जो आपका है उद्गार वेग विदारण, उसको सुनो। इनके समझ आ रही है कि नहीं आ रही पता नहीं, आ रही है ना? ठीक, चलो अब एक चीज बताता हूँ। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये आपका डायफ्राम, डायफ्राम मसल। इसके अंदर से देखो, ऊपर इसोफेगस जा रही है, स्टोमक से कनेक्टेड है, उसको फाड़ के दिख रही है। और यहीं पर इसके जस्ट ऊपर कौन है? लंग्स। लंग्स के नीचे की तरफ हार्ट है। अब सुनो भाई, ये जो डायफ्राम मसल है ना, इसको जो नर्व सप्लाई है, इसके अंदर जो नर्व आती है, ये नर्व की ब्रांचेज जैसे, यहाँ कौन सी नर्व होती है? अच्छा बताना, तुम बताना, कौन सी नर्व होती है यहाँ पे? डायफ्राम की सप्लाई किस नर्व से होती? डायफ्राम को सप्लाई कौन सी नर्व करती? जल्दी बताओ, कौन सी? अरे डायफ्राम की सप्लाई किसी को याद नहीं? फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व करती है? फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई। क्लियर है? तो हम पढ़ रहे हैं 13 अधार्मिक वेगों में से उद्गार वेग विदारण, और उसके लक्षणों को कंपेयर कर रहे हैं कि क्यों उद्गार वेग विदारण से ये चीजें होती। उद्गार क्या है? जिसको सामान्य भाषा में हिंदी में डकार भी कहते हैं। अब आपका पेट खाली है, मतलब बहुत जोर की भूख लगी, स्टमक खाली है, उसमें खाना डाला, तो अपन बोलते ना पेट खाली है, एक्चुअली उस टाइम पेट में हवा तो होती है, निर्वात तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हवा भरी देती है उस थैली के अंदर, जितनी वो थैली खाली। जैसे आप खाना डालोगे हवा बाहर आएगी, इसलिए खाना खाते समय भी आपको डकार आती है, खाना खाने के बाद पानी पीते हो तो डकार आती है। अब इमेजिन करो आपको डकार आए और आप उसको बाहर निकालो ही नहीं, तो क्या होगा? इधर देखो, बेसिक समझते सब समझ में आ जाए, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, आप ये समझो कि ये फ्रेनिक नर्व की ब्रांचेज है, ये सारे इस डायफ्राम मसल जो है, इसमें जगह जगह पर इसकी सप्लाई है। क्लियर? स्टमक का जो भाग, ये डायफ्राम ऐसे है, स्टमक का ये भाग इसके नीचे यूं रहता है, ये फंडस होता है, पता है ना आपको? जैसे अपन ये स्टमक बनाए,
तो ये वाला जो पार्ट है ये टच रहता है डायफ्राम से। ये फंडस है, ये बॉडी है, ये पाइलोरिक वाला पार्ट हो गया। ठीक, तो जो फंडस वाला पार्ट है, तुम कितना ही खाना खा लो लेकिन फंडस थोड़ी भर जाए, फंडस तक तो नहीं भर सकते ना। इमेजिन करो कि ये स्टमक है, अरे आज स्टमक सही क्यों नहीं बन रहा? अब यहां ऊपर खाना थोड़ी चढ़ जाएगा, यहां तक आ सकता है मैक्सिमम। अब तुम अगर उद्गार वेग विदारण कर रहे हो तो ये सारी गैसेस कहां इकट्ठी हो रखी है? इस भाग, और इस भाग जो ये स्टमक का फंडस वाला पार्ट है, इस पे प्रेशर आएगा इस तरह से, तो एक हद तक ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ फैल सकता है, लेकिन उसके बाद तो कितना फैलेगा, समझ रहे हो? तो अब ये प्रेशर किस पे शिफ्ट होगा? फंडस इसके नीचे है, ये डायफ्राम, ये फंडस, फंडस ऊपर सरक रहा है, ऊपर दबाव बना रहा है। किस पे दबाव बना रहा है? डायफ्राम। अब डायफ्राम का जो टिश्यू है उसमें किसकी सप्लाई है? फ्रेनिक नर्व। क्लियर? ये फंडस वाला पार्ट इस डायफ्राम को कंप्रेस करता है नीचे से, और डायफ्राम की अपनी एक लिमिट होती है ऊपर जाने की, हल्का सा शिफ्ट होता है डायफ्राम, तो जितना शिफ्ट हो सकता है उतना हो गया, लेकिन गैसेज इतनी है कि रोगी बाहर तो निकाल ही नहीं रहा गैस, तो वो जो शिफ्टिंग के बाद में भी फंडस कंटिन्यू उसको पुश करता रहता है, किसको? डायफ्राम को, लेकिन डायफ्राम एक लेवल के बाद ऊपर नहीं जा सकता। अब इस फंडस पार्ट और डायफ्राम टिश्यू के बीच में ही कंप्रेस हो गई डायफ्राम खुद की सप्लाई की कौन सी नर्व? फ्रेनिक नर्व। और उस प्रेशर की वजह से, बार बार इरिटेशन की वजह से फ्रेनिक नर्व इरिटेशन होगी या फ्रेनिक नर्व इरिटेट होगी। फ्रेनिक नर्व इरिटेशन की वजह से ही डेवलप होता है हिक्का, जिसको अपन हिचकी बोलते। ठीक, तो फ्रेनिक नर्व डिस्टर्ब हुई और पहला सिम्टम आ गया, कौन सा? हिक्का। दूसरा, ये डायफ्राम ऊपर शिफ्ट होगा तो किसका वॉल्यूम कम होगा? थोरेक्स का। थोरेक्स का वॉल्यूम कम कह दो, लंग का वॉल्यूम कम कह दो, या यूं कह दो लंग कंप्रेस्ड। और डायफ्राम, आपने ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट के बारे में सुना होगा कि ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट जैसे लेटता है उसको सांस आनी बंद हो जाती है, और बैठता है तो ठीक हो जाता है। लेटने में डायफ्राम शिफ्ट होता है पीछे तो और कंप्रेस हो जाता है चेस्ट वाला एरिया, जैसे ही बैठता है डायफ्राम जो है नीचे शिफ्ट हो जाता है। सो बेसिकली इस डायफ्राम के शिफ्ट होने की वजह से और फंडस जो है डायफ्राम को पुश कर रहा है, उसकी वजह से जो आपका थोरेक्स वाला एरिया वो कंप्रेस होता है। तो थोरेक्स का एरिया कंप्रेस होगा तो श्वास मतलब डिस्निया होगा कि नहीं होगा? श्वास में प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। जैसे कभी कभी आपके साथ होता है ना, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद बोलते हो अरे इतना खा लिया सांस ही नहीं आ रही, तो खाना फेफड़ों में थोड़ी गया, श्वास कैसे रुकी? श्वास इसलिए रुकी कि पूरा स्टमक भर गया। अब स्टमक पुश कर रहा है किसको? डायफ्राम को। डायफ्राम पुश कर रहा है लंग्स, तो लंग्स कंप्रेस्ड हो गए, इसलिए क्या उत्पन्न होगी? श्वास। तीसरा, जो थैली फटने वाली सी हो रखी है खाने की, अब किसी खाना खाने की इच्छा थोड़ी हो, अरुचि होना स्वाभाविक है, जगह ही नहीं है ना। आगे सुनो, कंप विबंधो हृदय कंप पे आओ। जब आप एक्सट्रीम खाना खा लेते हैं और डकार नहीं आए, मान लो कि डकार आ ही नहीं रहा लेकिन गैस तो है, पता चल रहा है, तो उस कंडीशन को रेस्टलेसनेस बोलते हैं। इसमें कुछ लोग इनो पीते हैं, कुछ सोडा पीते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और जैसे डकार आती है हल्कापन लगता है। तो जब तक ये कंडीशन रहेगी इसको क्या बोलेंगे? कंप। कंप की स्थिति, घबराहट की स्थिति। ठीक, अगला है विबंधो हृदय उर्सु, बांधने के समान फीलिंग हो रही है, किसकी? थोरेक्स और हार्ट की। और मेरे भाई इस लेफ्ट वाले लंग के जस्ट नीचे ही तो कौन है? वो 4 चैम्बर वाला हार्ट।
तो हार्ट पे और चेस्ट पे ऐसे भारी भारी फील होना, ये विबंधो हृदय उर्स। तो हिक्का श्वास अरुचि कंपो विबंधो हृदय उर्सु, ये लक्षण हो गया किसका? उद्गार वेग विदार। चिकित्सा क्या करें? चिकित्सा कर दीजिए हिक्का के समान, जो आप हिक्का रोग की चिकित्सा करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा रहा हूं, ध्यान दीजिए। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय न वेगांधारियत में अपन पढ़ रहे हैं उद्गार वेग विदार। मतलब जो डकार आती है उसको रोकने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उद्गार को अपन अगर रोकेंगे तो आपको पता है स्टमक के जस्ट ऊपर डायफ्राम जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो मसल है। इसका अगर स्टमक के अंदर गैस एक्युमुलेशन होगा तो नीचे वाले पार्ट में, तो यहां तक तो खाना भरा हुआ है, गैसेस सारी ऊपर एक खाली पार्ट में रहेगी। और जब आप गैस यहां से बाहर नहीं निकल दोगे तो गैसेस जो है उनका प्रेशर तो इसी फंडस वाले पार्ट में रहेगा, नीचे वाला लिक्विड और सॉलिड से खाने से भरा हुआ है। ये प्रेशर शिफ्ट होता है डायफ्राम पे और एक लेवल तक डायफ्राम थोड़ा सा एडजस्ट करता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता। लेकिन ये प्रेशर जो है फंडस पार्ट का वो कंटिन्यूस बना रहता है, जिसकी वजह से डायफ्राम की जो नर्व सप्लाई है फ्रेमिक नर्व से, उसके नर्व फाइबर्स कंप्रेस्ड होते हैं, बार बार इरिटेट होते हैं, जिससे हिक्का चालू हो जाता है। इसलिए उद्गार वेग विदारण का पहला लक्षण है हिक्का। डायफ्राम शिफ्टिंग से और इस फंडस पार्ट के कंप्रेशन की वजह से थोरेक्स जो है उसका वॉल्यूम कम होता है, थोरेक्स कैविटी कंप्रेस होती है, इसलिए डिस्निया श्वास नहीं आना ऐसा लगने लगता है। और जो पूरा स्टमक इतना बुरी तरह से गैस से और खाने से भरा हुआ है, इस टाइम पे कोई खाना खाने की इच्छा तो हो ही नहीं सकती। इसलिए तीसरा लक्षण अरुचि दिया हुआ, तो हिक्का श्वास अरुचि। फिर एक कंपन मतलब घबराहट जैसा लगना, तो अगर गैस पास नहीं होगी तो घबराहट होगी। फिर उसके बाद में लास्ट में विबंधो हृदय उर्स, चेस्ट में भारीपन, स्पेशली हार्ट जैसे ऊपर, हार्ट के ऊपर कुछ रख दिया हो या लंग्स के ऊपर कुछ रख दिया, तो विबंधो हृदय उर्सु, बांधने जैसी फीलिंग, ऊपर से भार रखने जैसी फीलिंग आना, कहां? थोरेक्स कैविटी के। ये लक्षण है किसके? उद्गार वेग विदार। और इसकी चिकित्सा क्या है? हिक्का के समान चिकित्सा। क्लियर है? नेक्स्ट विमर्श में एक लाइन है, उद्गार वेगे अभियंते भवंती जंतो विकारा पवन प्रसुप्त। फील इन ब्लैंक्स में आ सकता है, सुश्रुत में पढ़ेंगे। यहाँ जंतो विकारा की जगह घोर विकार ऐसा लिख दो, जंतो विकार की जगह क्या लिख दो? घोर विकार। जंतु और विकार है ना, जंतु की जगह घोर शब्द लिख दो, घोरा विकारा पवन प्रसुप्त ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए जृंभा। अच्छा आपको क्या लगता है उबासी क्यों आती है ना? क्यों उबासी क्यों आती है? उबासी क्यों आती है? उबासी का कारण क्या है? ऐसी आती है उबासी का कारण, मॉडर्न से बता दो। दो कारण। हमारा जो ब्रेन है वो चलता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ब्लड के थ्रू जाते हैं। वहां ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रेब साइकिल चलता है ब्रेन सेल्स, और वहां एटीपीज बनते हैं जिनसे ब्रेन सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया चार्ज होते हैं और उसकी वजह से अपन कॉन्शियस रह पाते हैं। क्लियर कट? इमेजिन करो कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई कम हो जाए तो ब्रेन सेल भूख भी मरेगी और ऑक्सीजन के लिए भी तड़पेगी। इस कंडीशन में ब्रेन एक मैकेनिज्म डेवलप करता है कि मुंह खोल के ज्यादा मात्रा में एयर ले, जिससे ब्लड जल्दी जल्दी ऑक्सीजन से सैचुरेटेड हो जाए और ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर होती है। ठीक, अब जृंभा वेग विधान की स्टार्टिंग होती है विनाम आक्षेप संकोचा सुप्ति कम प्रवेपना, जृंभाया निग्रात तत्र सर्ववातग्नम औषध।
बात को सुनना ध्यान से। चिरंबा वेग विदारण किया, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन लेवल तो कम है। तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की नीड है और उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो क्या क्या हो सकता है? एक तो सुन्नता आ सकती है, घबराहट हो सकती है, कंपन, वेपन का मतलब भी कंपन, इसलिए इस कंपन का मतलब पूरे शरीर में घबराहट, और प्रवेपन का मतलब कांपना। तो जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो सुन्नता आना, कंपन होना, ये सब शुरू होता है। ये इसके सामान्य लक्षण है, जैसे होने चाहिए वैसे। और इसकी चिकित्सा में बोल दिया भाई, वात नाशक चिकित्साएं जो है उनका प्रयोग करना चाहिए। मेरी आपको एक एडवाइस है, ये वाला जो श्लोक है इसको आप डायरी में लिखें और इसको याद करें। पीछे तो कुछ याद करना ही नहीं, सिर्फ यही है, सर्ववातक न औषधम। सूनापन, कंपन, प्रवेपन समझ में आता है। अब आते हैं विनाम। 13 में से 2 में विनाम आता है। किस किस में? एक तो मूत्र में और एक तो विनाम आक्षेप संकोच सुक्ति कम प्रवेपनम जृंभाया निग्रात तत्र सर्ववातक न औषध। याद करना, इसका फायदा बता देता हूं याद करने का। ये आएगा तो ऑप्शन में आएगा शौथु, सर्दी, ऐसे ऑप्शन। शौथु में भी ऐसी लाइन है वातनाशक, हितम वातग्न मात। तो अगर आपको एक ये याद हो गया ना तो बाकी सब कन्फर्म हो जाएंगे। सर्ववातग्न मौज तो याद है कि भाई पक्का जृंबा। तो आप क्वेश्चन आया कि ये कौन सा है, सीधा जृंबा का ये, तब तो आंसर कर दोगे। हितम वातग्न में आ गया तो कम से कम जृंबा तो काटोगे कि ये तो जृंबा तो नहीं है, क्योंकि उसका तो सर्ववातग्न मौज। बाकी वातग्नम किस में थी? उसमें तो वात अनुलोमन थी अपान वायु में, तो बच्चा छींक। ठीक है, तो ये वाला श्लोक आप जरूर से याद कर लेना और इसके लक्षण भी याद। नेक्स्ट देखो, शुद्ध पार्श्व दौर्बल्य वेवण्याग मर्दो रुचि भ्रमम शुद्ध वेग निग्रात स्निग्ध उष्ण लघु भोजन। कॉमन सेंस है यार। एक मजदूर को इमेजिन कर लो, बाकी सब छोड़ो, जिसको खाना नहीं मिल रहा है और पूरे दिन अनाज की बोरियां उठा के और मंडी में डाल रहा है और 24 घंटे में एक बार खाना खा रहा है। कर्ज होगा, एकदम दुबला पतला, वीक होगा, एनीमिक होगा, शरीर उसका पूरा टूटेगा। और लंबे टाइम जब अपन भूखे रहते हैं तो खाना खाने की इच्छा भी खत्म हो जाती, अरुचि, और लास्ट में चक्कर आते। कार्श्य दौर्बल्य वेवण्य अंगमर्द अरुचि भ्रम, भ्रम मतलब चक्कर। सो रिड्यूस्ड वेट, वीकनेस, जो अनशन करते हैं उनमें मिल जाएंगे आपको सारे लक्षण। वेवण्य पैलरनेस, अंगमर्द जनरलाइज बॉडी एक, और एनोरेक्सिया, और वर्टिग, भ्रम। ठीक, चिकित्सक है, आप सब लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कोई अनशन कर रहा है, उसका अनशन तुड़वाते हैं तो क्या करते हैं? गुलाब जामुन खिलाते हैं या कुछ और देते हैं उसको। अन्ना हजारे था, उसने अनशन तोड़ा, अभी भी लोग कई अनशन करते। अनशन हमेशा जूस से तुड़वाते, कि अन्ना हजारे का जूस पिला के दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अनशन तोड़वाया। लंबे टाइम आप भूखे रहोगे ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ आपको भूख लगने की प्रोसेस। सुबह का टाइम है, आपने खाना स्किप कर दिया किसी कारण से, शाम को बहुत तेज भूख लगी, दिन में भी भूख लगेगी 3-4 बजे, वो भी शाम को घर आया बस खाना ही दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा, ऐसी भूख लगेगी, चक्कर आएंगे, वीकनेस। चक्कर आने का कारण तो साहब है ना, ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया, चक्कर आने। न्यूट्रिशन नहीं है तो ब्लड नहीं बन रहा है, तो वेवर नहीं, ब्लड के अंदर शुगर नहीं है, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो दौर्बल्य। कार्ब नहीं जा रहा है अंदर, प्रोटीन नहीं जा रहा है, कार्श। और शरीर में ताकत नहीं है, देखेगा अंग दुखेगा, अंग मत। अब जैसे ही आप शाम को आए और आपने इमेजिन करो शाम का भोजन भी स्किप कर दिया, ये तो अब शुद्ध वेग विदार, भूख लग रही, खाना नहीं खाना। अब कल सुबह जब आप उठोगे तो नोजिया होगा, ये गारंटी। और कल सुबह नहीं हो तो कल शाम तक पक्का हो जाए, फिर आप खाने के नाम से उबा के आएगी। मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी ने 24 से 36 घंटे तक वेट किया कि खाना आएगा 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 आएगा,
तो वो ट्रिगर मतलब उस पे पॉइंट पे खड़े थे कि जैसे ही खाना आएगा डाइजेस्टिव जूस एंजाइम खाने को पचाना वो डालेंगे। 24 से 36 घंटे बाद में जो आपके डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड्स, उनके पास में ये मैसेज जाता है कि पहले वाला यूटिलाइज नहीं हुआ, तो डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम का सिक्रेशन कम हो जाता, आपकी भूख मर जाती। और इसी बात को आयुर्वेद कहता है कि लंबे समय तक उपवास करने से अग्नि मांदे होते। अग्नि क्या है मॉडर्न के हिसाब से? डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम। तो लंबे समय तक भूखे रहने से डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम मंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ये तो मॉडर्न कह रही है। तो लंबे समय तक अगर कोई भूखा है, इसका मतलब शुद्ध वेग विदारण है, उसको अग्नि मानदे की अवस्था में आपको खाना देना। तो भारी दिया तो अग्नि तो है ही नहीं, भारी तो पचेगा ही नहीं, और ठंडा दिया तो भी नहीं पचेगा, और उसके खाना नहीं खाने की वजह से बॉडी में वात वैसी बढ़ी हुई है, तो रूखा सूखा नहीं देना, स्निग्ध देना। इसलिए स्निग्ध उष्ण लघु भोजन चिकित्सा है किसकी? क्षुधा वेग विदार। क्षुधा मतलब भूख। बात समझ में आई ऑनलाइन वालों? हाँ कि ना? अरे बोलो भाई। क्षुधा वेग विदान कार्य दौर्बल्य वेवण्य अंग मर्दो अरुचि भ्रमम, और चिकित्सा स्निग्ध उष्ण लघु भोजन। अरे हाँ कि ना? बात समझ में आ गई ना? चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक दो भी आई, बाकी को नहीं आई या समझ में आनी तो ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, पिपासा वेग विदारण। आप लोगों ने कभी न कभी एक्सट्रीम प्यास को फेस किया हो, बहुत प्यास लग रही है लेकिन पानी नहीं पी पा रहे। उसका सबसे पहला सिम्टम है मुंह सूखने लगता है ना? अब आप इमेजिन करो कि आप जैसलमेर घूमने गए और अपना जो ग्रुप था उससे बिछड़ गए, बाकी ग्रुप निकल गया, बहुत सारा लोग थे उसमें ध्यान नहीं थे, और आप किसी टीले के पास में फोटो खिंचवा रहे थे और ग्रुप चला गया। अब वहां टेम्परेचर है 45 टू 50, 45 से 50 अभी है वहां। 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर में पसीना आएगा, बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो ब्लड में धीरे धीरे कम होने लगेगा ब्लड से। तो अपने को प्यास लगती कैसे? इधर देखो, मान लो कि ये कोई ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड चल रहा है, ठीक है, और उसमें एक लिमिट है। लिमिट ये है कि भाई इसके अंदर 65% वाटर कंटेंट है, तब तक अपने को प्यास नहीं लगेगी। और ये ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, अभी घूमता 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 खोपड़ी में जाता है, ब्रेन में, वहां थ्रस्ट सेंटर होता है। तो इस पॉइंट पर की सप्लाई भी तो इसी ब्लड से हो रही है। अब मान लीजिए कि 65 पे जा रहा तो प्यास नहीं लग रही, लेकिन ये यहां पहुंचा और पता चला जैसलमेर की गर्मी है, इतना सारा पसीना बहाना पड़ रहा है, तो 65 से 56 पे आ गया। तो ये सेंटर एक थ्रेशोल्ड लेवल से कम वाटर कंटेंट जब ब्लड में होते हैं तो एक्टिव हो जाता है, और इसके एक्टिव होते ही बॉडी क्या डिमांड करती है? अरे बहुत प्यास लगी, पानी पी। क्लियर है? ये पहला संदेश है शरीर को, ब्रेन का, कि भाई ब्लड में पानी की कमी हो रही। तो वार्निंग साइन स्टार्ट हो जाते हैं यहां से पानी पीने के। पसीना और बढ़ रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा है, और जो वाटर कंटेंट है उसका अमाउंट कम हो रहा है, 50 हो गया, 40 हो गया। अब जब 50 और 40% पे मामला चला जाए तो बॉडी क्या करेगी? उन सब जगहों पर जहां पर वाटर लॉस हो रहा है, उन सब जगहों को बंद कर देगी सिक्रेशन। जैसे मुंह में सलाइवा है, उसमें पानी खूब सारा, सलाइवा सिक्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। समझ पा रहे? और जो रेस्पिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है उसको बॉडी कम करेगी। फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन होने लगेगा, मतलब ब्लड वेसल सिकुड़ने लगेगी।
स्वेटिंग की जो प्रोसेस है वो कम होने लगी, और मूत्र निर्माण की क्रिया में जो एक्स्ट्रा पानी छोड़ा जाता है, एक्स्ट्रा पानी तो है ही नहीं, तो मूत्र के अंदर जो दूसरे बाहर निकालने वाले पदार्थ है वो तो ज्यादा अमाउंट में होंगे और पानी कम अमाउंट में होगा, तो मूत्र का कलर डार्क होने लगेगा, क्योंकि ज्यादा पानी में तो डाइल्यूट रहता है। ठीक, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो मुंह और गला सूख गया, कंठ आज से शोष, क्लियर है? आज से मतलब बकल कैविटी, क्लियर। दूसरा, बादरी पे मैं भी आऊंगा, अभी बात करेंगे इसके बाद। श्रम मतलब थकान, ठीक है। एक शब्द होता है साध, साध का मतलब ऐसा लगना जैसे गिरने वाला अथवा गिर जाना, मतलब पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। अरे वाटर कंटेंट कम हो रहा था, अल्टीमेटली तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो पेशेंट को चक्कर आ रहा है, उसे लग रहा है जिसमें गिरने वाला। ठीक, थकान ओके है, मुंह और गला सूखना ओके है, गिरना या गिरने जैसे अनुभूति एक है हृदय व्यथा। हृदय व्यथा कारण सुन लो, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/HR। इसका मतलब अगर वॉल्यूम गिर रहा है तो HR बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी। इसलिए एनीमिक जितने भी होते हैं उन सब में बीट बढ़ी हुई। और एनीमिया का पांडु का पूर्ण रूप बताते हैं चरक चिकित्सा 16 में, हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा अभावस्तथा। एनीमिया के अंदर भी तो ब्रेन को पता है कि कंटेंट जो है फ्लूइड का वो कम है, तो स्वेटिंग बंद कर देता है। अब बीट इसलिए बढ़ती है कि उतने से लिक्विड में पूरी बॉडी को सप्लाई देनी है, तो हार्ट जल्दी जल्दी धड़कता है, तो जल्दी धड़केगा, तो उस कंडीशन को ही तो हृदय व्यथा कहेंगे। व्यथा मतलब उसका वर्कलोड बढ़ गया। ठीक, हृदय शूल नहीं लिखा है, हृदय व्यथा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा। चिकित्सा, अब आपका ग्रुप लौट आए और आपको शरबत पिला दे ठंडा, शीत तर्पण, बात समझ में आई? कंठ आज से शोषो, बाधिर अभी समझाऊंगा। श्रम साधो हृदय व्यथा, श्रम थकान, साथ चक्कर आके गिरना डिहाइड्रेशन की वजह से, हृदय व्यथा वॉल्यूम कम होने से हार्ट का ज्यादा धड़कना, उस पर लोड आना, और चिकित्सा शीतल तर्पण, क्लियर। अब बात धीरे समझ लो। आप में से सब लोगों ने एक स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा जो कान को मुंह से जोड़ती है। आपका जो कान है, इंटरनल ईयर, वो कनेक्ट है बकल कैविटी से, समझ पा रहे हैं? अब बकल कैविटी से कनेक्ट है तो नोज से भी कनेक्ट हुआ, कि नाक और मुंह तो कनेक्ट है। सो बेसिकली आपका नाक मुंह ये तो फेरिंग्स के थ्रू कनेक्ट है, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, और फिर फेरिंग्स का कॉमन पार्ट। सो बेसिकली आपके नोस्ट्रल पीछे जाके गले में ही तो उतरते हैं, फुलते तो पीछे है ना। तो बकल कैविटी नेजल कैविटी तो कनेक्ट है, लेकिन आपका जो इंटरनल ईयर है वो बकल कैविटी से कनेक्ट है, क्योंकि कान ये रहा बकल कैविटी वाला ये एक ट्यूब से कनेक्ट रहता है, उस ट्यूब को बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? यूस्टेकियन ट्यूब। सुना होगा ना आपने, जवाब और नहीं देते, सुना है? यूस्टेकियन ट्यूब, करेक्ट। सो यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो ये रही। अब ये आपका नेजोफेरिंग्स वाला फेरिंग्स वाला पोर्शन है,
और ये जो ट्यूब है, ये जो ट्रैक दिख रहा है वही क्या है, यूस्टेकियन ट्यूब। क्लियर है? अब आपका मुंह सूखेगा, लार या सलाइवा सूखेगी, तो जो सलाइवा पहले लिक्विड थी, वो सूखने के बाद गोंद जैसी हो जाएगी, स्टिकी, चिपचिपी होती है लार। लेकिन जब उसमें वाटर कंटेंट है तो नॉर्मल है। लेकिन जैसे आपका मुंह सूखता है तो ये होठ चिपकने लगते हैं, ऐसे ऐसे, वो सलाइवा की वजह से। तो सलाइवा के जो कंटेंट्स है वो कंसंट्रेट हो जाएंगे, उनमें वाटर कंटेंट कम होने से गोंद की तरह बिहेव करेगी। अब सलाइवा जब नॉर्मल थी तब तो यहाँ लिक्विड की तरह पड़ी थी बकल कैविटी में, लेकिन अब उसी सलाइवा के चिपचिपी होने से यूस्टेकियन ट्यूब हो गई बंद। मतलब जो डक्ट आपके मुंह से एक इस कान में एक इस कान में जाती थी वो हो गई बंद। पार्शियली भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है। ठीक, आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ा? इस फर्क को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए यूस्टेकियन ट्यूब काम क्या करती है। इस फोटो को देखो, इससे सब समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक बार के लिए कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg, एग्जैक्ट नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। बाहर गैसेज का प्रेशर कितना है? 100 mm ऑफ Hg। अब आपके तो यहाँ पर ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये तो ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये एक पाइप है, ईयर कैनाल, इसमें एक इधर से ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे ढोल का वो नहीं होता व्हाइट वाला पोर्शन जिसको बजाने का काम है, उसकी तरह फिक्स हो रखा है। उसके ऊपर कोई भी साउंड वेव टकराती है, उससे अंदर की बोन्स हिलती है, उन बोन्स के थ्रू वो साउंड वेव ट्रांसफर होती है और ब्रेन में जाती है, जिससे अपने को पता चलता है कि अगले ने क्या बोला। ये होता है। आपने कभी सोचा कि अगर इस ड्रम वाली एरिया के पीछे की तरफ कोई ओपन कनेक्शन हो ही ना, तो ये 100 mm ऑफ Hg जो प्रेशर है, ये तो बच्चे के पैदा होते ही कान का पर्दा फाड़ दे। अंदर का प्रेशर तो 0 है, तो उस बाहर का 100 mm ऑफ Hg तो इतना होता है कि उस पर्दे को ही फाड़ देगा ना। इसका मतलब अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है, जो ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बीच में है, ये इसके बाहर 100 mm ऑफ Hg है, और अंदर अगर 0 होती इधर जाके और धस जाएगी, फट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई ये यूस्टेकियन ट्यूब जो बकल कैविटी से जुड़ी हुई है वो यहां भी 100 mm ऑफ Hg रखती है, क्योंकि मुंह का प्रेशर तो वही होता है जो बाहर होता है, मुंह तो खुला है ना। इस ट्रैक के थ्रू अपनी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रेशर इक्वल रहता है, जिससे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ नहीं धसती। अब जैसे यहां से ये ब्लॉक हुआ इस वाली जगह से, ये तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ पुश होगी, बाहर प्रेशर वेरिएशन कर। ये आपको फील होता होगा, अगर आप कोई फ्लाइट में बैठे हैं तो आपको जरूर फील हुआ होगा, या आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं और पहाड़ों पे उतरते हैं तब आपके कान में बबल्स बनते हैं, ऐसा लगता है जैसे बुलबुला फटा। उस टाइम तो थोड़ी देर के लिए सुनाई देना कम हो जाता है, प्रेशर वेरिएशन। क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब को टाइम लगता है प्रेशर मैनेज करने में, बहुत बारीक है ना। तो यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो जब तक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल करती है तब तक आप फास्टली मूव करते हैं। प्लेन में ऐसा होता है कि प्लेन जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो जमीन से ऊपर का गैसेस का प्रेशर अलग है, जो बहुत ऊपर जाता है वैसे वैसे कानों में और बबल बनते हैं, और कई लोगों को तो बहुत सीवियर पेन होता है, रोने लग जाते हैं। पहाड़ों पे जब आप जाते हैं गाड़ी वाड़ी से, या हाइट पे जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं तो कानों में बबल बनते हैं, नीचे उतरते हैं तो ये प्रेशर वेरिएशन। आप में से किसी ने फील करा ऐसा कि पहाड़ पे गए या कहीं ऊपरी जगह पे गए, उस टाइम पे कान में बबल्स बनने जैसा, और ऐसा लगता है जैसे गुब्बारा फूटा अंदर थोड़ी देर बाद,
और जब तक वो नहीं फटता तब तक अजीब से सेंसेशन रहते हैं, सुनाई देना कम हो जाता है। ऐसा हुआ किसी के साथ? हुआ होगा यार, सामान्य हो तब तो हुआ होगा। अब बात धीरे समझ में आ जाना चाहिए आप। यूस्टेकिन ट्यूब ब्लॉक हुई, इसकी वजह से सुनाई देना कम हो गया। और जब किसी को सुनाई देना कम हो जाता है उसी को तो बधिर बोलते हैं, बहरा। ठीक, तो बाधिर लक्षण है किसका? किसका? पिपासा वेग। रिपीट, पिपासा वेग विदारण मतलब पेशेंट को एक्सट्रीमली प्यास लगी हुई है और पानी नहीं पी रहा है, निर्जला एकादशी रख रखी उसने, ठीक है, पानी नहीं पीना, 24 घंटे पानी नहीं पिएगा तो गला सूखेगा, मुंह सूखेगा। कंठास्य शोषम बाधिर्यम, थकान, श्रम साधो हृदय व्यथा, श्रम साध गिर रहा है, थकान, श्रम, है ना, हृदय व्यथा, हार्ट पे प्रेशर आएगा, बीट बढ़ेगी। और चिकित्सा शरबत पिलाओ, जूस पिलाओ उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अश्रु वेग विदारण, प्रतिशायो अक्षिरोगश्च। आप लोगों ने कभी ऐसा नोट करा कि आपको रोना आ रहा है और आपका नाक बह रहा है? अरे सब नहीं करा होगा, रोते टाइम पे नाक बहने लगती है, ऐसा देखा होगा ना। लड़कियों को तो अच्छे से रिवीजन कर रखा है, याद, क्योंकि जितनी बार रोई होगी नाक तो भरा होगा ना। शर्माना कहीं तो सामान्य एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। अब देखो क्या है, एक चीज है, सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, कुछ भी एमी नहीं लिखा। ये देखो, ये है नेजोलैक्राइमल डक्ट, जो कनेक्ट करती है आपकी आंखों को आपके नाक से। अब ये लड़की है मान लीजिए, है ना, और एपीजीडी बहुत अच्छी तैयारी करी, सेलेक्ट हो गई और रिजल्ट भी देख लिया इसने, और अब फोन करा मुझे कि सर मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। तो अब वो कतई नहीं चाहेगी कि मैं रोऊं, कि पहले उसको बताना। तुम हो सकते हो वो, आप वो लड़की हो सकते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसी लड़कियां हुई है जिन्होंने फोन करे। तो आप मान लीजिए पहली रैंक, 5वीं रैंक, 10वीं रैंक, टॉपर में हो आप, और आप बहुत एक्साइटेड हो, मेरे हिसाब से या तो सबसे पहले घर पे फोन करोगे या मुझे करोगे, इतना तो हक बनता है। तो जैसे आपने फोन किया और आप मेरे को बताना चाह रहे हो और रोना आ रहा है, बता नहीं पा रहे, ठीक, फिर आप उस रोने को रोक के और बता रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप रोना रोकते हो तो आप सुबक रोक सकते हो, मतलब आप रोने की जो साउंड होती है उसको रोक सकते, लेकिन आंसू टपकेंगे। जब आंसू टपक रहे तो वो आंसू नाक से भी बहते, जो अच्छे से रो लेते तो आंखों से गिर जाता, लेकिन जब ये वाली अश्रु ग्रंथियां भर जाती है तो वो सीक्रेट होकर किधर आता है? नाक। तो अश्रु वेग विदारण का लक्षण प्रतिशाय मतलब जुखाम जैसा होना हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। पहला ही लक्षण क्या है? प्रतिशाय। लेकिन इमेजिन करो कि कोई रोज ही अपना रोना दबा रहा है, इसका मतलब तो दुख के आंसू, किसी के साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई और अब हर टाइम तो कैसे रोना आ भी रहा है तो उसको दबा रहा है। सो बेसिकली रोज इस तरह से आंखों पे प्रेशर पड़ेगा तो आंखों के रोग हो जाएंगे, क्योंकि वो रोज ही अश्रु ग्रंथियां फुलफिल्ड रहेगी, हर बात में आंख भर आएगी उसकी। तो प्रतिशायो अक्षि रोग, फिर जब इतना टेंस है तो हृदय रोग तो होंगे ही होंगे, और रोज ही रो रहा है और रोने को दबा रहा है तो अरुचि भी होगी, मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होनी, और चक्कर आना एक्सट्रीम एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से, मतलब खुल के रो ही नहीं पा रहा आदमी, इतनी प्रॉब्लम में। तो ऐसा तब हो सकता है जब आपको किसी तानाशाह की जेल में डाल दिया जाए और जहां रोना मना। समझ पा रहे? तो प्रतिशायो अक्षि रोगश्च, हृदय रोग, अरुचि भ्रमम,
बोलो भाई। प्रतिशाय मतलब जुखाम जैसे सिम्टम, मतलब नाक भराना, तो नाक में से पानी टपकना जुखाम है। इसमें नाक में से आंसू, नाक में से टपकेंगे, आंख से नहीं टपकने दोगे तो प्रतिशाय। अक्षी रोग, रोज आंखें भरी हुई रहेगी अश्रु ग्रंथि, आंखों के रोग। हृदय रोग, ऐसी कंडीशन में है कि कंटिन्यूसली वास वेग विदारण है, दैट मींस कंडीशन बहुत खराब है, बहुत दुख में है। हृदय रोग। अरुचि भ्रम, खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, ठीक से अपना दुख ही नहीं बता पा रहा। और भ्रम मतलब चक्कर आ, तो रोज ऐसे रहेगा तो स्ट्रेस की वजह से उसको चक्कर आएंगे, एंजाइटी अटैक्स होंगे। चलिए चिकित्सा, आप सब लोगों को पता है, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, क्या पढ़ रहे हैं अपन सुनिएगा वापस ताकि कनेक्ट रहे आप हर चीज। चरक संहिता सूत्र स्थान का 7वां अध्याय है। 13 अधारणीय वेगों में से अपन 11वां अधारणीय वेग पढ़ रहे हैं, अश्रु वेग विदारण या वाष्प वेग विदारण। उसका लक्षण है प्रतिशाय, अक्षी रोग, हृदय रोग, अरुचि, भ्रम। प्रतिशाय क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही आप अश्रु का वेग विदारण करोगे तो जो लैक्राइमल डक्ट है उसके थ्रू आपके आंसू आ जाएंगे नाक, और नाक से पानी बहना ही प्रतिशाय कहलाता है, तो प्रतिशाय जैसे लक्षण हो गए। दूसरा है अक्षी रोग, आपको रोना आ रहा है, रोज ही आप उस रोने को दबा रहे हो, तो अश्रु ग्रंथियां हमेशा क्या होगी? अश्रुओं से भरी रहेगी, तो उससे आंखें खराब होगी। इसलिए आपको दूसरा लक्षण मिला इसमें अक्षी रोग, प्रतिशाय, अक्षी रोग। आगे चरक कहते हैं हृदय रोग, अरुचि, भ्रमम, 3 सिम्टम है। ये तीनों ही एक्सट्रीम एंजाइटी वाली कंडीशन को, डिप्रेशन वाली कंडीशन को, या किसी मेंटल ट्रॉमा को, या कुछ बहुत बुरा हो गया हो जिसकी वजह से किसी को हर टाइम रोना ही रोना आ रहा है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, किसके सामने रोए वैसा, तो उस वजह से जो अश्रु के वेग है उनको उसने सप्रेस कर रखा है। तो हृदय रोग, अरुचि और भ्रम, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, अगर कोई इतना ही दुख में है तो बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। चक्कर आना, इतना रोज दुख और एंजाइटी रहेगा तो पेशेंट बार बार कोलैप्स हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं उसको। और हृदय रोगों का संबंध यहाँ इस तरह से है, 2 तरह से मान सकते हैं। एक कि एक्सेसिव मेंटल ट्रॉमा की वजह से वो जो पेशेंट है वो, उसको कोई भी कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। और दूसरा ये है कि अगर इस तरह के दुख में है, रोज खाना नहीं खा रहा है, तो उसको जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि खाना भली पथ्य लो, अच्छा लो, लेकिन चिंता, शोक, भय, क्रोध है तो उसका सही से पाचन नहीं होगा। तो जीआई प्रॉब्लम है, जैसे कॉमन प्रॉब्लम है हाइपर एसिडिटी, है ना, गैस बनना, एनोरेक्सिया, तो उन कंडीशन में भी, जैसे हाइपर एसिडिटी में ये होता है कि यहाँ पेन होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कार्डिक पेन है, क्योंकि कार्डिक स्फिंक्टर के पास कुछ लोगों में जीआरडी डेवलप हो जाता है। तो अपन इसको दोनों तरह से मान सकते हैं कि एक्सेसिव मेंटल ट्रॉमा की वजह से पेशेंट की गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो उसका जो मेंटल ट्रॉमा है वो डायरेक्ट हार्ट पे भी इफेक्ट डाल रहा है, और गट हेल्थ उसकी प्रॉपर नहीं होने की वजह से एसिडिटी, एनोरेक्सिया ये प्रॉब्लम है, तो उसके भी सिम्टम हृदय रोगों जैसे होते हैं, क्योंकि उसको काउंट करते हैं ना अपन जैसे पैथिक हृदय रोग वगैरह, तो वो मान सकते हैं। ठीक, अरुचि, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, भ्रम, चक्कर आना। चिकित्सा, आप सब लोगों ने सुना होगा एक गाना है, क्या? पीता हूं गम भुलाने, ऐसे है ना। आगे वाला उसकी लाइन क्या है? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। तो आदमी गम में है, तो आचार्य ने बोला भाई इसको दारू पिलाओ मत। उससे पहले दिया हुआ स्वप्न, उसको सुला दो, और उसके बाद दिया हुआ प्रिय कथा, मतलब उसको अच्छी बातों में, अच्छी चीजों में, इंटरेस्टिंग चीजों में इन्वॉल्व करो। अब मैं आपको थोड़ा सा अभी मॉडर्न में जो चल रहा है उसके हिसाब से बता देता हूँ। 2017, 2016 या 17 को WHO, हर साल WHO उस साल को पर्टिकुलर डिजीज के लिए डेडिकेट करता है। मेरे हिसाब से 16 या 17 में से एक डेट आप देख लेना, उसको स्ट्रेस को डेडिकेट किया था। स्ट्रेस प्रेजेंट टाइम में बहुत खतरनाक वाली बीमारी, और आदमी स्ट्रेस में होता है तो उसका न केवल दिमाग खराब होता है, शरीर भी खराब होने लगता है। तो स्ट्रेस की चिकित्सा क्या है? तो अभी मॉडर्न मेडिसिन वाले क्या कर रहे हैं आप सबको पता है, वो देते हैं स्लीपिंग पिल्स, सेडेटिव, मूड एलिवेटर्स,
तो जब कोई बहुत एक्सट्रीम पीड़ा में होता है, मतलब वो कह रहा मुझे जीना ही नहीं है इस घटना के बाद, तो उसको क्या देते हैं, लोराजेपाम, डाइजेपाम, ये सब दे देते हैं, तो वो सो जाता है। सोने से उसका दिमाग शांत होता है और वो उस ट्रॉमा से धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। तो सोना चिकित्सा, सुलाना चिकित्सा पहले भी थी स्ट्रेस की और एंजाइटी की, अब भी है। क्योंकि जो व्यक्ति आंसू के वेग रोक रहा है, तो आंसू तो दुख में आते हैं, तो एक्सट्रीम दुख में है तो इसकी चिकित्सा क्या, गम में है ना, तो एक तो गम में है तो उसको सुलाओ, पिलाओ, पीने से भी नींद आएगी। और शराब जो है वो फर्स्ट स्टेज में मूड एलिवेटर, डोपामिन सीक्रेट करवाती, एल्कोहल आगे गड़बड़ हो जाती। ठीक, निद्रा कारक भी है, वेदना शामक भी है। ठीक, लास्ट है प्रिय कथा। प्रिय कथा का मतलब उसको कोई मूवी ले जाओ, है ना, कोई ड्रामा हो रहा वहां ले जाओ, जो उसके इंटरेस्ट का, और कुछ नहीं, 4-5 दोस्त मिलके और बाहर चले गए, 4 घंटे गपशप करके आए तो मूड ठीक हो गया, थोड़ा तो ठीक हुआ, रिकवर हुआ। 2 दोस्त बोले हम तेरे पास ही रुकेंगे, अगर कोई बहुत बड़ी घटना है तो हो सकता है वो कहे हम 5-10 दिन तेरे साथ, समझ रहे हैं। सो बेसिकली स्वप्न मध्य प्रिय कथा चिकित्सा है अश्रु वेग विदार। क्लियर है? क्योंकि जो अश्रु बन गए वो तो निकलेंगे, बनने से रोकना है ना, तो सुलाओ, पिलाओ और मूवी दिखाओ, अच्छी जगह जाओ, उसका मूड जो अच्छा हो जाए। वैसे दोस्त, प्रिय कथा का मतलब ये, उसके मन को अच्छी लगने वाली बातें। जैसे अक्सर आप सुनते हैं कि किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो फिर लोग क्या बात करते हैं, जैसे अगर कोई बूढ़ा आदमी गया है तो लोग बोलते हैं कि उनके घर को देखो, उनके घर में तो इतनी कम एज में ही वो चले गए कंपेरेटिव, तो उससे उसको लगता है हाँ यार दुनिया में सब जाते हैं, हम तो लकी हैं कि हमारे जो दादाजी है वो 80 साल में गए। समझ रहे? जब कोई जवान मौत हो जाती है तो क्या बोलते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, ऐसे ऐसे, फिर किसी ऐसे का एग्जाम्पल देते हैं जिसके घर में ऐसा हुआ कि उनके साथ ही बेचारों के साथ कितना बुरा हो, ऐसे। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की चलती नहीं, ये तो बात होती है। तो ये क्या होता है, आदमी इससे इस बात को रियलाइज कर पाता है कि जो घटना मेरे साथ हुई है वो और भी लोगों के साथ हुई है और ये हो सकता है। क्योंकि कोई भी सडन ट्रॉमा होता है ना, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उससे एक्सेप्ट नहीं होता कि हो गया। समझ रहे? तो स्वप्न मध्य प्रिय कथा, ठीक, ये अश्रु वेग विधान की चिकित्सा। आगे चलेंगे, आगे है निद्रा वेग विदारण। बीएमएस सेकंड ईयर का बच्चा है, आज है सैटरडे, मंडे को एग्जाम है चरक फर्स्ट, 5 स्थान है, और पूरे बीएमएस सेकंड ईयर में सैटरडे की शाम को उसने किताब खोली है चरक, और 100 नंबर का पेपर है। और इसका मूल उद्देश्य है कि इस किताब को एक बार पढ़ लूं, याद रहे नहीं रहे वो अलग बात, कुछ आगे पीछे साइड का लिखा होगा लेकिन एक बार देखा हुआ तो हो। तो ये भाई साहब लेके बैठ गए, सैटरडे को एग्जाम था, 12 बजे शाम को 5-6 बजे बैठे लेके, अब पूरी रात पढ़ा, तो मुश्किल से चरक सूत्र 15 तक पहुंचा, वो भी वैसे कुछ ज्यादा याद नहीं हो रहा इसका। अगले दिन 4 घंटे सो के फिर उठ गया, 10 बजे उठ के, और इसने वापस चालू किया। शाम को इसको नींद आ रही थी लेकिन इसने कहा नहीं, पूरी करनी, क्योंकि कल सुबह तो एग्जाम। रात के 8 बजे तक इसका सूत्र स्थान कंप्लीट हुआ, कल मॉर्निंग में 9 बजे इसका पेपर है। निदान विमान शारीर इंद्रिय पढ़े, और ये चाह रहा है हे भगवान कैसे करके सोने से पहले एक बार में एक एक पन्ना सिर्फ अखबार की तरफ पढ़ लूं। रात के 2 बज गए, विमान स्थान पूरा हुआ। एग्जाम 9 बजे है, 7 घंटे है अभी अपने पास, लेकिन 2 बजे इसकी हालत ऐसी खराब हो रही क्योंकि पहले दिन का 4 घंटे सोया हुआ है और अभी भी इसको सोना नहीं है, अभी भी जाग के रहना। अब इसकी क्या हालत होगी, वो है निद्रा वेग। क्या होगा, उबासी आएगी, जरम्बा, अंग मर्द, शरीर टूटेगा, तंद्रा, जेरे खा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक, सिर दुखेगा, आंखें दुखेगी। अब यहां गलती कर जाते हैं, ध्यान से देखो, नींद नहीं लेने से आंखें दुख थोड़ी रही, आंखें भारी हो रही। अक्षी गौरवम आचार्य इतने सेलेक्टिव थे,
वहां अक्षी रोग लिखा, नेत्र। या अक्षी गौरव, ये तो बोलते हैं यार मेरी आंखें भारी हो रही है, मैं चाय पी लेता। शिरो रोग अक्षी गौरवम चिकित्सा। चिकित्सा पहली तो यही है कि किताब साइड में रख के सो जाएगी, 6 महीने बाद देंगे एग्जाम, या जैसा आएगा वैसा लिखाऊंगा, फेल हुआ तो 6 महीने बाद दे दूंगा। सब एक। दूसरी है संवाहन। अगर उसका दोस्त अच्छा हो और उसकी तैयारी पूरी हो, और वो उसको कहे कि भाई मेरे बहुत हाथ पांव टूट रहे हैं, 2 मिनट हाथ पांव दबाते, ये हाथ पांव दबाना ही संवाहन। घर में अक्सर बुजुर्गों को नींद नहीं आती, तो क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बेटा पांव दबा दे थोड़े से, और वो पांव दबाते दबाते उनको कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। तो पांव दबाना संवाहन, शरीर को धीरे धीरे से दबाना संवाहन। छोटे बच्चे को तुम्हें पता होता है ऐसे थापी दे के सुलाते हैं, उससे नींद आ जाती, ये संवाहन। तो स्वप्न और संवाहन चिकित्सा है किसकी? निद्रा वेग। अब एक बात का ध्यान रखना, स्वप्न दो की चिकित्सा है किसकी? वाष्प की भी, मतलब अश्रु की भी, और निद्रा वेग की भी। क्लियर है? अक्षी रोग वाष्प वेग विदा, अक्षी गौरवम निद्रा वेग विदा। क्लियर है? और सुनो, मध्य ओनली गम के लिए है। मध्य ओनली किसके लिए? गम। गम मतलब अश्रु वेग विदार। अश्रु वेग विदार में तो ही दारू पिलाना, नींद नहीं आए तो दारू नहीं पिलानी, या निद्रा वेग विदार ने दारू नहीं पिलानी। ठीक, चलिए। विमर्श में सुश्रुत की एक चिकित्सा है, और आप इमेजिन करो कि एक छोटा सा बच्चा है और उसको नींद तो आ रही है पर वो सो नहीं रहा, तो उसकी मम्मी कैसे सुलाएगी उसको? क्या लिखता है? पिबेत शीरम सुअपीचे इष्ट कथारथम। सुनना ध्यान से, इसके पास लिख देना, दूध पिलाकर लोरी गाकर सुला दिया। बात समझ आई? इस पिक्चर को सुश्रुत वाली को अलग ही रखना है। सुला दिया मीन्स निद्रा वेग विधान की चिकित्सा। दूध पिलाकर मतलब शीर पान प्लस इष्ट कथा। तो इष्ट या बच्चे को याद रखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो अश्रु के साथ चले जाओगे। वहां दारू पिला के सुला रहे थे, वो दुख में था, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको दूध पिला के सुला रहे। बात समझ आ रही है? अगर सुश्रुत मिक्स भी हो जाए तो दूध पिला के सुला दिया, तो मम्मी ने बच्चे को लोरी गाई, दूध पिलाया, सुला दिया। सुला दिया मतलब निद्रा वेग विधान की चिकित्सा। नेक्स्ट, शर्मजन्य श्वास। प्रैक्टिकल में रोल नंबर 1 सुबह आने का टाइम था 9:30 बजे, एग्जामिनर एग्जैक्ट 9:30 बजे आया और उसने चालू कर दिया भाई। अब ये भाई साहब कमरे पे सो रहे हैं, नाम है अंकित, और इसका दोस्त है, वो भागता हुआ आ रहा है क्योंकि फोन तो उठा ही नहीं रहा। उसने इसको उठाया, बिठाया गाड़ी पे और कॉलेज ले गया। अब कॉलेज जाने में पता चल रहा है कि जिस डिपार्टमेंट का भाई वो 4थे फ्लोर पे। अभी 4 फ्लोर सीढ़ियों से चढ़ा है भागते भागते, और एग्जामिनर और वो इंटरनल इलेक्शन दोनों चिल्ला रहे हैं, एक रोल नंबर कहाँ गया, ढूंढो, अभी तक आया नहीं क्या, ऐसा माहौल चल रहा है। और ये भागता भागता सीधा घुस गया किसमें? वाइवा हॉल। अब जैसे एग्जामिनर के सामने जाके बैठा तो पूरा हाँफ रहा है, लेकिन ये हिम्मत नहीं है कि उसके सामने हाँफ ले, उसके सामने दबा दबा के धीरे धीरे सांस ले। इससे क्या होगा वो ये है, श्रमजन्य निश्वास, मतलब श्वास फूल रही है फिर भी जोर से श्वास, इस ये कह रहा है सांस फूल रही है तो फूलने दो, जोर से लो, दबाना नहीं उसको। ये दुआ श्रमजन्य निश्वास वेग को धारण नहीं करना चाहिए। अगर धारण किया तो क्या होगा? देख क्या लिखता है, ए भाई ए भाई 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 भाई, गुल्म हृदय रोग सम्मोह। इधर देख ले बाबू, ये डायफ्राम,
अब होगा क्या, ये इसोफेगस है, लेकिन जो हाँफ रहा है वो तो सब सारा खेल किसका है, ट्रेकिया का। ट्रेकिया की वजह से हाँफ रहा है, मतलब ट्रेकिया का जो सांस है वही तो आ रही है। अब ये उसको बाहर निकालेगा नहीं, एक एरिया वो कॉमन है दोनों का, कौन सा, फेरिंग्स वाला। सांस लेने के लिए एपिग्लोटिस खुल रहा है, बंद हो रहा है। अब अंदर से इतनी सांस आ रही है लेकिन नाक से धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है, तो सांस दोनों तरफ जाती है, नोस्ट्रल की तरफ भी और इसोफेगस की तरफ, एक पाइप वहां भी तो खुला। तो यहां पर इसोफेगस के थ्रू एयर के बबल्स भर गए, इसको बोल दिया गुल्म। ठीक, सुनना। दूसरा, अगर यहां गैस इकट्ठी होगी तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, थोरेक्स का वॉल्यूम घटेगा, तो ये हो गया श्वास, मतलब वो हृदय रोग, श्वास ये है ही। गुल्म हृदय रोग। आगे लिखा सम्मोहन, सम्मोहन का मतलब बेहोश होना। अब सुनो बात को, इसकी जो एल्वियोलाई है ना लंग्स के अंदर, वो सब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरी हुई, क्योंकि बाहर प्रॉपर निकाल नहीं पा रहा है। जब वो खाली नहीं होगी तो भरेगी कैसे वापस, तो उनमें ऑक्सीजन वाला अमाउंट कम है, तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम होने से इसको चक्कर आ रहे हैं, और थकान तो निश्चित रूप से होगी होगी। क्या चिकित्सा करें। एग्जामिनर भला आदमी हो तो बोले बेटा ऐसा कर, तू आधा घंटा रेस्ट कर, पानी पी, आराम से बैठ, मैं 2 नंबर रोल नंबर चालू कर देता हूँ, तेरा बाद में कर लेंगे। पहली चिकित्सा विश्राम, और दूसरा ये जो गुल्म वगैरह हुए इन सब से वात तो कुपित हुई है ना, श्रमजन्य श्वास को दबाया, तो वात घनश्च क्रिया है, इसलिए बोल रहा था जर्म्बा वाला याद कर लेना, क्योंकि वात वाला 3 जगह, सर्ववातक न मौजूद, वात घनश्च क्रिया है, समझ रहे हैं। तो अरे बात समझ में आई भाई। श्रमजन्य निश्वास वाली क्या लक्षण थे, गुल्म, हृदय रोग, सम्मोहन और श्रम। गुल्म क्यों हुआ, क्योंकि जो नोस्टाइल से प्रॉपर नहीं निकाल रहा था एयर, वो इसोफेगस के अंदर जाएगी, वहां जाके एयर बबल्स बनेंगे, ज्यादा एयर भर जाएगी स्टमक के अंदर, तो स्टमक पुश करेगा डायफ्राम को, लंग्स को, हार्ट को, तो हृदय रोग, गुल्म हृदय। और जब अंदर की डीऑक्सीजनेटेड बाहर नहीं निकलेगी तो अंदर ऑक्सीजन वाली फिल नहीं होगी, तो अंदर वाले में ऑक्सीजन कम है, तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो चक्कर आ सकते हैं। ठीक, और चिकित्सा विश्राम प्लस वात घनश्च क्रिया है। अरे बात समझ में आई, तेरा पूरे हो गए, जल्दी बोलो, बात पल्ले पड़ गई ना, बोलते नहीं है, बोलो भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, धारणीय वेग, यहां से पढ़ेंगे कल। 13 है धारणीय वेग, मैंने याद करवा दिए आपको, समझा दिए। आधी रात को भी कोई उठा के कुछ भी पूछे तो आंसर आना चाहिए, इस हिसाब से रिकॉल कर लेना, 1 से 14 तक एक साथ अच्छे से पढ़ लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इन 13 धारणीय वेग को प्रॉपर समझाना जरूरी था, ताकि तुम्हें रटना नहीं पड़े, नहीं तो ये भी पूरा रटना पड़ता, और ये संभव नहीं है, क्योंकि 26 श्लोक हो गए, 26 श्लोक कैसे रटते, और जबकि सारी चीजें समझ नहीं है तो रटने की जरूरत नहीं। आप इस बात का ध्यान रखें कि ये सारी चीजें जो भी आपने पढ़ी है, उनको उसी मैनर में, उसी लॉजिक से जैसे बताया वैसे पढ़ना है, याद करना है, नोट्स बनाओ तो बनाना है, लेकिन रटना नहीं। ठीक, रटना ही हो तो एक लाइन है जन्म की आदि, सुप्तिकम प्रवेपनम बात। ठीक है, चलो बाकी कल